हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के दिसंबर मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन को। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली जो पहला हम ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे खुद से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स आर रिटन हियर। पहली बात, अगर आपको यही नहीं पता कि ऑडिटिंग क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल ऑडिट एंड अ सोशल ऑडिट, क्या है हिस्ट्री सोशल ऑडिटिंग की, या फिर यहाँ पे आप कहीं जगहों पे देखेंगे कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिखा है और कहीं और जगहों पे अकाउंटेंट जनरल लिखा है, तो आपको लगेगा सीएजी का मतलब ही अकाउंटेंट जनरल है। तो इन दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है और कैसे लिंक्ड हैं दोनों एक दूसरे से, अ लॉट ऑफ सच थिंग्स। अब आप बहुत बार जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आप ये टर्म पढ़ते हैं, ये टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कि कहीं पोस्ट को जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के माध्यम से अपॉइंट करते हैं, तो दूसरी अपॉइंटमेंट्स और इस तरह की अपॉइंटमेंट्स डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, व्हाट इज द प्राइवेट मेंबर्स बिल, एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके लिए अगर आप खुद से पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा और मे भी कंफ्यूजन हो सकती है। And in case you find this video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने अगस्त से लेके अभी तक की पहली की जो विजन आईएएस की एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं पॉलिटी और गवर्नेंस की और इकोनॉमी की वो नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. You can consider giving all of them a watch if say you are struggling with Vision IAS की magazines. all right, so all right, audit of local self government. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने प्लान किया है कि हम फाइनली अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी लेके जाएंगे। अभी तक हमारी जो प्रेजेंस है वो स्टेट लेवल तक है। ऑफ कोर्स ये तो आप जानते ही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी सब कुछ, वो तो सीएजी ऑलरेडी देखते हैं, ऑडिट करते हैं। और स्टेट लेवल पे भी जो भी गवर्नमेंट का अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट भी सीएजी करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बेसिकली सीएजी की प्रेजेंस नहीं थी। तो फाइनली they've been planning on it and they're ready to expand their presence to the district level, ताकि जो उनका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो अकाउंट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं उनको भी वो ऑडिट करने में सक्षम हो सके। ऑलराइट, देखिए हम इससे पहले की बाकी चीज़ें डिस्कस करें, आपको ये बात पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी सीएजी को सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बताया है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो अकाउंटेबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत है। यानी कि अगर मैं बताऊं कि ऑडिटिंग क्या है, एक्चुअली ऑडिटिंग अगर आप एंशियंट टाइम्स में जाएंगे तो ऑडिटिंग का मतलब है केवल सुनना, टू हियर। क्या हुआ करता था, जो ऑडिटर्स होते थे, जो ऑडिटिंग ऑफिसर्स हुआ करते थे एंशियंट टाइम्स में, तो वो कोई भी एक अथॉरिटी, कोई भी एक पोस्ट पे बैठे हुए इंसान से उससे सुनते थे कि हाँ जी आप बताइए आपने क्या क्या किया है, आप जस्ट स्पीक आउट वट एवर यू हैव डन योर वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर वो बेसिकली जो भी शब्द वो बोलते थे वो उनको वैलिडेट करने की कोशिश करते थे, जो ऑडिटर्स होते थे कि अच्छा व्हाट द पर्सन इज सेइंग क्या एक्चुअल में वो ग्राउंड लेवल पे हुआ है, वी वुड गो एंड वेरीफाई दैट। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग। तो अभी लेकिन हम देखें मॉडर्न टर्म्स में ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि जो भी एक कंपनी या एक गवर्नमेंट जो भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बता रही है, ये कह रही है कि हमारे पिछले एक साल में इतना हमारे अकाउंट में आया है, इतना हमारे अकाउंट से गया है, तो ये जो बता रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या ये सही है, इनको वेरीफाई करना कि जो भी रिकॉर्ड है इज इट लाइक फाइन इनफ, इसमें ऑथेंटिसिटी है, जो बोल रहे हैं वो सच में उतना पैसा गया है, उतना आया है। तो इस तरह से बेसिकली ऑडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सीएजी को सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बोला था, क्योंकि देखिए आप और मैं, हमारे जैसे जो आम टैक्स पेयर्स हैं,
ऑलराइट, हमारा पैसा बेसिकली सरकार के पास जाता है और हम पैसा इसीलिए देते हैं टैक्स के रूप में ताकि हमारा जो देश है वो डेवलप करे, राइट। तो उसको जिन कामों के लिए हम दे रहे हैं, सड़क बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर एक अच्छे काम के लिए, वो वहाँ ना लग के अगर किसी और वहाँ पे किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में, या फिर वहाँ पे आप कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क के लिए मैंने इतना पैसा लगाया है, एलोकेट किया है, सरकार कह रही है, लेकिन हमने ग्राउंड पे जाके अगर चेक किया वैसा तो कोई काम एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे, या फिर कोई करप्ट डील्स हुई हैं, दिखा आप कुछ और रहे हैं, उतना हुआ ही नहीं है ना, जस्ट बिकॉज आपको उतना पैसा अकाउंट में से निकालना था कहने को। तो ये टैक्स पेयर्स का पैसा सही तरह से यूज हो रहा है कि नहीं, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और सीएजी सबसे इम्पोर्टेंट चाहे वो ऑपोजिशन के लिए चाहे वो आम आदमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ पे आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं, जब मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सीएजी, तो कोई संविधान का एक पर्टिकुलर आर्टिकल उसे बनाता होगा। तो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक आप देखेंगे सीएजी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। और आप ये जानते हैं सीएजी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यहाँ पे एल मिसिंग है, सो इट इज सील। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब क्या होता है, इन तरह की अपॉइंटमेंट्स का मतलब क्या है। देखिए, जब आप एक सीएजी का अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे, ऑलराइट, तो उस अपॉइंटमेंट लेटर पे बेसिकली जो सिग्नेचर होंगे वो खुद प्रेसिडेंट के होंगे। प्रेसिडेंट ने अपने हाथ से, अंडर हिज हैंड, है ना, अपने हाथ से खुद सील लगाई है, खुद सिग्नेचर किया है और सीएजी को अपॉइंट किया है। लेकिन जब आप बाकी अपॉइंटमेंट्स देखते हैं जिनके अगर हम आईएएस ऑफिसर्स की बात करें तो उनके जो बॉस हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो प्रेसिडेंट है कहने को। लेकिन अगर आप उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स देखेंगे तो उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर तो नहीं होते, क्योंकि जो वो ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील नहीं हुई है। उन पे जो बेसिकली आप सिग्नेचर देखेंगे वो डेलीगेटेड सिग्नेचर होते हैं, इन द सेंस जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उस पर्टिकुलर ऑफिसर, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वो ऑफिसर्स आते हैं, उनके सेक्रेटरी के उस पर साइन होते हैं। तो यानी कि जो साइनिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ने डेलीगेट की हुई है उस पर्टिकुलर सेक्रेटरी को। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये डिफरेंस होता है इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों तरह की अपॉइंटमेंट्स। और आप ये भी जानते हैं कि जो सीएजी है, अगर उनको रिमूव करना है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, देखिए एक सिंपल सी बात है, किसी भी पोस्ट को अगर आप बिल्कुल फियरलेस बनाना चाहते हैं, सीएजी एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सरकार के अगेंस्ट वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस ऑपरेट करते हैं कि अच्छा जो सरकार कह रही है वो सच में उस सही एलोकेशन हो भी रहा है, ट्रांसपेरेंट मैनर में, व्हाट दे टॉक ऑफ, इज इट करेक्ट और नॉट। तो कहीं ना कहीं आपकी जान को, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी भी तरह से, आपको खतरा है ना, आपकी जॉब को खतरा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कुछ भी आपको हटवा सकती है, रिप्लेस करवा सकती है, तो आपको हटाना इतना मुश्किल हो जाए, है ना, क्योंकि आप फियरलेसली काम तभी करेंगे कि आपको हटाएंगे, आपको कोई डर ही नहीं है। आप जो रिपोर्ट लेके आए वो लेके आए, बिना झिझक के लेके आए और फियरलेसनेस के साथ लेके आए, क्योंकि आपको पता है आपको कोई निकाल ही नहीं सकता, सच बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये एक रैशनल होता है कि किसी के रिमूवल को इतना डिफिकल्ट बना देना। तो वही सीएजी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल का प्रोसेस है वो सेम है, बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। जैसे आप जानते हैं, अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो तो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज में इंडिविजुअली बेसिकली एक एड्रेस आना चाहिए, और वो एड्रेस भी बेसिकली उस एड्रेस को भी, जो टोटल मेंबरशिप है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, उसकी मेजॉरिटी मिलनी चाहिए उस एड्रेस को भी। और फिर इस एड्रेस को सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास। और ऑफ कोर्स आपको ग्राउंड में पता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इनके बेसिस पे अगर ये टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, और उस मेजॉरिटी का बेसिकली जो मेजॉरिटी है वो 2/3 ऑफ द मेंबरशिप के भी इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से बहुत भारी मात्रा की जो मेजॉरिटी चाहिए होती है रिमूव करने के लिए, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है रिमूव करना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को और एक सीएजी को। ऑलराइट, तो और आपको ये भी पता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे आप जानते हैं नंबर 1 रैंक किन की है, प्रेसिडेंट की है, because of course he is the first citizen of India, right, and he is the first
हेड ऑफ इंडिया, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे ही आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में अगर देखेंगे तो CAG 9वीं रैंक पे आती है पोस्ट, एंड ऑफ कोर्स ही और शी एंजॉयज द सेम स्टेटस एज अ सिटिंग जज ऑफ Supreme Court of India. So here too you see a consonance here. और आप जानते हैं CAG present Mr. Murmu, ओके, CAG एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म ड्यूटीज। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि CAG किस तरह की पावर्स और को एक्सरसाइज करता है और किस तरह की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट पे या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट पे या किसी भी और अथॉरिटी या बॉडी पे, बेसिकली जो भी पार्लियामेंट के लॉ में प्रिस्क्राइब्ड होता है, ओके, वो बेसिकली वहाँ जगहों पे CAG का अथॉरिटी है, CAG का स्क्रूटनी वहाँ पे जाता है। तो ऐसा कौन सा लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने? तो पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक लॉ बनाया हुआ है जिसका नाम है CAG ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं चीज़ें क्या है ना, अगर आपको ये पता है कि बहुत ही कम लिखा है यहाँ पे, तो इतना ही है ऑलमोस्ट, अगर आप पढ़ेंगे खुद से भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफकोर्स इसको इलेबोरेट कर दिया जाएगा थोड़ा सा, पर आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आपको ये पता हो, अगर आपके प्रेलिम्स में स्टेटमेंट आए कि दिस हैज़ कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मैनी थिंग्स हैवंट कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट, सो दे आर स्टैट्यूटरी नेचर, यानी कि जो किस तरह की सर्विस, अलाउंसेस क्या मिलेंगे CAG को, ड्यूटीज़ क्या होंगी, कहाँ पे स्कोप है ना, किसके क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन परव्यू में आता है CAG के कि नहीं, ये सारी चीज़ें ये एक्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि संविधान ने तो ये बोल दिया ना कि पार्लियामेंट एक लॉ के माध्यम से, एक एक्ट के माध्यम से बताएगा क्या ड्यूटी होती है CAG की। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस हियर, ओके। तो यहाँ पे लिखा है, अब देखिए हम ये देख लेते हैं मोर अबाउट द न्यूज़, लुकिंग एट द ह्यूज एलोकेशन। अब देखिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका है कि पंचायती राज, आपको याद होगा, आप ये पढ़ते भी हैं बहुत जगहों पे, वे फॉरवर्ड के रूप में लिखते हैं कि जो 11th फिनेंस कमीशन थी, उनकी ये स्पेसिफिक रिकमेंडेशन थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी प्लीज़ ऑडिट किया जाए CAG द्वारा। अभी क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर आप बाकी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखें तो एक लोकल ऑडिटिंग अथॉरिटी इनको ऑडिट करती है, इनके अकाउंट्स को, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो प्रेजेंस पहुंची ही नहीं है ना CAG की, ऑल्दो ये एक्ट पर्टिकुलर प्रोवाइड करता है, बट स्टाफ का बहुत सारी और दिक्कतें हैं, प्रेजेंस ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो ये बेसिकली यहाँ पे 11th फिनेंस कमीशन ने बोला था कि नहीं है तो प्रेजेंस ले आइए, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे इतना एलोकेशन हो रहा है फंड्स का रिसेंटली, है ना। 15th फिनेंस कमीशन ने तो बहुत लाखों करोड़ों के तादाद में आप कह सकते हैं कि एलोकेशन किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इतने जो करोड़ों जा रहे हैं वो मिस एप्रोप्रिएट भी तो हो सकते हैं ना। तो इसीलिए CAG का बहुत ज़रूरी है कि वो ऑडिट करे, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो CAG हैज़ प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल, सो CAG हैज़ कम अप विद अ प्रपोजल कि हम अपने ऑफिसेस खोलेंगे, दफ्तर खोलेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में भारत के, और अपना कंट्रोल और सुपरविजन को एक्सरसाइज करेंगे ओवर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट्स ऑफ PRIs, ओके। एट प्रेजेंट CAG, जैसे कि मैंने आपको बताया, CAG की अभी जो प्रेजेंस है वो स्टेट कैपिटल्स में है, ओके। हर स्टेट की कैपिटल में आपको प्रेजेंस दिख जाएगी। अब आप देखिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंट जनरल और CAG में क्या डिफरेंस है। तो जो स्टेट लेवल पे ऑडिटिंग हो रही है बेसिकली, वो अकाउंटेंट जनरल के माध्यम से ही हो रही है ना। आई वुड टेक अ मिनट फॉर दिस डॉग टू एटलीस्ट थोड़ा चुप हो जाए, ताकि एटलीस्ट आपको मेरी बात समझ आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑलराइट, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो CAG है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और आप जानते हैं कि इनका मैंडेट क्या है कि ऑडिट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट्स को और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो जो CAG है बेसिकली, आप ये जानते हैं UPSC का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पता है उसमें एक सर्विस होती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज, राइट। तो वो बेसिकली CAG अपना, अगर हम मैंडेट देखें तो किसके, CAG की जो ड्यूटी है वो फुलफिल किसके सपोर्ट से कर पाती है CAG, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सहयोग से, ठीक है। तो ये बेसिकली IAAD जो है
बेसिकली वो फुलफिल करती है CAG की सारी ड्यूटी. CAG इज द हेड ऑफ IAAD, राइट. तो आप जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 600 के करीब IAAS ऑफिसर्स होते हैं इसमें, है ना. और बाकी ऑफ कोर्स ग्रेड बी और ग्रेड सी ऑफिशियल्स भी होते हैं. तो ये आपको पता है. अगर हम बात करें जो अकाउंटेंट जनरल हैं, ओके. तो अकाउंटेंट जनरल एक्चुअली क्या है, ये स्टेट लेवल के, आप कह सकते हैं स्टेट लेवल के IAAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ओके. तो ये बात, और साथ ही में जो स्टेट लेवल पे CAG को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर्स हैं, ठीक है. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो अगर हम कुछ भी कह लें, अगर हम एग्रीगेट करें तो चाहे वो अकाउंटेंट जनरल हैं, चाहे वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सारे मिलके फुलफिल एक ही काम कर रहे हैं, वो है CAG के मैंडेट को पूरा करना, ठीक है. तो आई होप ये आपको समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे जब मैं कह रही हूँ कि CAG की जो प्रेजेंस है वो स्टेट लेवल तक है, स्टेट कैपिटल लेवल पे, तो ऑफ कोर्स स्टेट में कौन कर रहा है, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस CAG के मैंडेट को पूरा करते हैं, बिकॉज दे ओनली ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सो आई होप यू दिस थिंग बिकम्स क्लियर हियर, ओके. अब ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइमलाइन लिखी गई है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ऐसा तो नहीं है पहली बार ही सोचा गया है चलिए अब ऑडिट करना शुरू करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. 1880 से बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ऑडिटिंग की बातचीत शुरू हो गई थी म्यूनिसिपैलिटीज़ की, ओके. सो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट. तो देखिए हर कंपनी की ऑडिट होती है ना. तो वैसे ही सरकार भी एक कंपनी की तरह ही है, उनके पास भी कुछ रेवेन्यू आता है, कुछ उनके पास से एक्सपेंडिचर जाता है. तो जब कोई भी सरकार है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, चाहे वो केंद्रीय लेवल पे है, तो उनका ऑडिट होना तो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, नेचुरल है, होना ही है. तो ओके. तो 1880 में बेसिकली पहली बार इस तरह के एक ऑफिसर को बेसिकली अपॉइंट किया गया था, ऑफिसर ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट को ही, उसी को कह दिया गया था कि आज से आप एग्जामिनर ऑफ लोकल अकाउंट्स हैं. और ये बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस था, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल का. अब देखिए अटैच्ड ऑफिस क्या होता है. अटैच्ड ऑफिस मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एक पर्टिकुलर ऑफिसर के साथ अटैच कर देंगे अगर हम, तो आपने बेसिकली असिस्ट करना है, सेक्रेटरी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं. सेक्रेटरी भी नहीं, पर आपको बेसिकली उनके सारे कामों में असिस्ट करना है. ग्राउंड लेवल का काम आप करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अपने जिनके साथ आपको अटैच किया गया है, ठीक है. तो रायपुर रेजोल्यूशन, ये सब कुछ आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्कीम, रायपुर रेजोल्यूशन, है ना. फिर 1921 में क्या हुआ था, जो ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज था वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया था, रिफॉर्म्स आए थे ना, ये सब कुछ. 73rd और फाइनली ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आ गई, ओके. सो इसके माध्यम से बेसिकली क्या आया कि ऑडिट एंड अकाउंट जो होगा बेसिकली लोकल गवर्नमेंट्स का, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का, वो एक स्टेट जो है स्टेट लॉ बनाएगा किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं लोकल गवर्नमेंट्स के, और स्टेट एक लॉ बनाएगा और वो डिसाइड करेगा कि कैसे इन अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है. देखिए अगर आपने पहली वीडियोस मेरी विजन IAS की नहीं देखी हैं तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें गिनती के कुछ ही फिस्टफुल मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, जैसे विमेन का रिजर्वेशन, जैसे स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन, ये कुछ ही मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, बाकी तो ऑब्लिगेटरी नहीं है, बाकी इनवॉलंटरी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, वॉलेंट्री कह सकते हैं कि यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेंगी बाकी सारी चीज़ें, कितनी आइटम्स डिवॉल्व करनी है नहीं करनी एक पर्टिकुलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, किस तरह से उनके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं अपनी जो स्टेट के लोकल बॉडीज़ हैं किस तरह से नहीं. तो इसीलिए मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि क्यों स्टेट बाय स्टेट बट इतनी सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अकाउंट जिस तरह से मेंटेन किए जा रहे हैं, जिस तरह से फिर उन मेंटेन्ड अकाउंट की ऑडिटिंग हो रही है वो अलग है, वेरी करती है, क्योंकि हर पर्टिकुलर स्टेट में अपना एक लॉ है पंचायती राज को मेंटेन करने का, ठीक है. उनको क्या पावर्स देनी है क्या नहीं देनी, वो सब कुछ अलग अलग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. OBC रिजर्वेशन होनी है नहीं होनी वो स्टेट पे डिपेंड करता है, कईयों में है कईयों में नहीं है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, ठीक है. तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए. ऑलराइट. सो यहाँ पे वही 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में लिखा गया है.
ओके, नाउ दिस ऑफ कोर्स यू नो दैट वी हैव 3 tier गवर्नेंस। तो अगर हम फेडरल गवर्नेंस की बात करते हैं तो फेडरलिज्म तो यूजुअली सेंटर और स्टेट पे ख़त्म हो जाता है, पर हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो स्टेट पे आके ख़त्म नहीं होता, रुकता नहीं है, इट डिवॉल्व्स फर्दर, इट गोज डाउन। ओके, सो देयर इज अनदर टियर ऑफ गवर्नेंस विच इज local self-governance, constitutional provisions. Now this of course you know one is for the Panchayati Raj and the other one is for municipalities. तो आर्टिकल 243J जो है वो ये कहता है कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो एक लॉ के माध्यम से प्रोविजंस बना सकता है कि कैसे एक पर्टिकुलर पंचायत के अकाउंट्स को मेंटेन करना है और कैसे उनको ऑडिट करना है। फिर ऐसी जो 243Z है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए स्टेट को लॉ मेकिंग पावर देता है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए अब क्या है, क्यों ही करना है ऑडिट, क्यों ही करते हैं सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जैसे चल रहा चलते रहिए, क्या करिए ऑडिट, ठीक है चाहे जो उनका मन करे लगाएं। वैसे भी सरपंच एक बारी कोई इंसान बन गया तो मतलब वो पूरी उनकी पुश्तें सुधर जानी चाहिए, करने दीजिए थोड़ा बहुत करप्शन, क्या ही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी का, अगेन वो चीज़ आप याद कीजिए, टैक्स पेयर्स मनी। तो कोई बहुत मेहनत करके आपको टैक्स पे कर रहा है, कोई भी फ्री का पैसा नहीं कमा रहा, और वो देश के लिए जाना चाहिए पैसा, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है, ensuring the accountability as a large part of the government expenditure directly goes to local bodies for implementation। देखिए ये बात आपको पता है, इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ग्रास रूट्स लेवल पे ही ना। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक भी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक भी चीज़ें डिवॉल्व कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो वो भी तो ग्रास रूट ही हो गया ना एकदम। तो इसीलिए बेसिकली चाहे वो कोई केंद्रीय सरकार की स्कीम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, इम्प्लीमेंट तो ग्रास रूट लेवल पे होना है, जाना तो ग्रास रूट लेवल पे है ना लोगों के पास। तो जब इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही सारा पैसा वहाँ पे जा रहा है, तो वहाँ पे तो कोई भी घपला हो सकता है, राइट। और फिर आप ये भी जानते हैं, बड़ी सारी रिपोर्ट सेकंड ARC और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो एक कोल्यूजन के बारे में बताती हैं, हिंट करती हैं, देयर इज ऑलरेडी अ नेक्सस बिटवीन सरपंच, पॉलिटिशियन, criminals and bureaucrats, which of course has to be broken, right? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। So accountability is coming with this particular proposal, right? अभी क्या होता है, existing practice क्या है, हम ये भी देख लेते हैं, आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी क्या होता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मंथली और एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कितना रिसीप्ट आया, कितना पेमेंट गई है ना, ऑल ऑफ दैट इस तरह का एनुअल और मंथली, ठीक है। तो जहाँ पे वाउचर्स के रूप में दे रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन विद देम, लेकिन इनको सबमिट नहीं करते अकाउंटेंट जनरल को ऑडिट के लिए। अकाउंटेंट जनरल स्टेट लेवल पे है ना, तो अकाउंटेंट जनरल के पास कोई सबमिट नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट उनकी स्क्रूटनी के लिए। दिस इज द करंट प्रैक्टिस। ओके, तो अभी लेकिन जब बेसिकली लेट्स सी, अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स आएंगे, इरेगुलर ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग हो भी रही है वो इरेगुलर है, वैसे तो हो ही नहीं रही बहुत जगहों पे, तो जो हो रही है फिर वो इरेगुलर। देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे अभी आपने कहा कि केंद्रीय सरकार का पैसा और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाता है, पर वही तो उनका रेवेन्यू नहीं है ना, उनके पास खुद भी रेवेन्यू जनरेशन पावर है, ऑल्दो अब तो बहुत कम है, पर स्टिल है ही 50% से थोड़ा कम, 40% के करीब करीब, रेंट्स के माध्यम से, रेट्स के माध्यम से, फाइन्स के माध्यम से, फीस के माध्यम से। सो दैट ऑल्सो इज बियॉन्ड सेंट्रल और स्टेट ऑडिट सिस्टम्स स्क्रूटनी, राइट। तो समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट इट टू। ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, यही सारी चीज़ें, नथिंग मच। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो देखिए जब हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, वो उसकी क्वालिटी क्या है, हो तो गया डिसेंट्रलाइज पावर डेमोक्रेटिकली, एकदम ग्रास रूट्स लेवल पे, लेकिन वो पावर सही हाथों में गई है कि नहीं, वो पावर एक और ही एलिटिस्ट सिस्टम वहाँ तो नहीं बन गया। तो जिस चीज़ के लिए बेसिकली हटाने के लिए कि लोगों तक वेलफेयर पहुंचे, उसके लिए ये सिस्टम लाया गया, वो हो भी रहा है सच में कि नहीं हो रहा, तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए तो ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। और पब्लिक अवेयरनेस, देखिए तो सोशल ऑडिट का सिस्टम है, आई थिंक इट इज़ रिटन हियर, वेज टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो सोशल ऑडिट का जो सिस्टम है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एटलीस्ट ग्राम सभा लेवल पे आप जानते हैं कि सोशल ऑडिट का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज अगर व्हाट इज सोशल ऑडिट, ये आप अपने एथिक्स में भी पढ़ते हैं, GS4 के पेपर में भी। तो इसमें बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे क्या फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं,
जो एक पर्टिकुलर बॉडी या एक पब्लिक एजेंसी यूज़ कर रही है किसी भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए, इसको लोगों के साथ शेयर करना, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट के माध्यम से, इस तरह से कैसे भी पोर्टल के माध्यम से लोगों को बताना कि देखिए ये रिसोर्सेज हमारे पास आए हैं, ये स्कीम हमने आपकी भलाई के लिए चलाई थी, ये हमारी टारगेट बेसिकली बेनिफिशरीज थे और यहाँ तक पहुँचा है इतना, हम कह रहे हैं आप ऑडिट करवा के देख लो। तो फिर लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचना, ठीक है, यही तो डेमोक्रेसी है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो सोशल ऑडिट उसे पूरा कर पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे हम चैलेंजेस भी हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड लैक ऑफ स्किल। ऑफ कोर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल नोबडी नोज। अगर हम लोकल ब्यूरोक्रेसी की भी बात करें, स्ट्रेंथ इज लो, दे डोंट हैव द स्किल कि कैसे डेटा शुड बी मेंटेन, फॉर्मेट नहीं पता ना, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट ही नहीं है, ऑडिट कैसे करना है या अकाउंट रखना कैसे है, पहले तो यूनिफॉर्म बटी लेके आओ, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो पंचायती, ये आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना मनी जहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली नॉट कंसोलिडेटेड फंड। यूजुअली वो जो बैंक में से या ट्रेजरी, जो स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी है, उनमें से बेसिकली उनका पैसा आता है मैक्सिमम, तो फिर वो एक लोकल ऑडिटर से उसको ऑडिट करवा देते हैं। तो एक प्रोसेस यूनिफॉर्म लेवल पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता कि कैसे CAG की ऑफिसेज आएंगे, दफ्तर आएंगे और कैसे उनको सबमिट किया जाएगा, व्हाट विल हैपन एंड हाउ इट वुड गो ऑन एंड ऑल ऑफ दैट। Accounting standards, CAG can prescribe accounting standards and accounts formats for local government। वही चीज़, पहले यूनिफॉर्मिटी लाइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताइए कि कैसे कैसे आप मेंटेन करेंगे अकाउंट को, पहले आप ये बताइए, ठीक है। डेडिकेटेड एजेंसी, तो वही चीज़ यहाँ पे 11th फिनेंस कमीशन के बारे में बात की गई है। स्किल अपग्रेडिंग मैंने बता दिया, सोशल ऑडिटिंग बता दिया, इट इज़ वेरी इसेंशियल। सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अब देखिए ये बहुत इसेंशियल वे फॉरवर्ड है। जो CAG की रिपोर्ट है relating to the audit of accounts of panchayats and municipalities, it should be placed before a committee of the state legislature। तो देखिए क्या होता है कि जो CAG की रिपोर्ट होती है केंद्रीय सरकार से रिलेटेड, है ना, तो वो बेसिकली कहाँ जाती है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है, जो हमारी पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है, तो है ना, और फिर वो उनको देखते परखते हैं, फिर पार्लियामेंट में इसके बारे में विचार विमर्श होता है, उसको टेबल किया जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो इसी तरह से जो लोकल बॉडीज की ऑडिटिंग होगी वो भी एक स्टेट लेजिस्लेचर की, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर की ही तो आप कह सकते हैं ना अंदर आती है एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनिसिपैलिटी, तो स्टेट लेजिस्लेचर की एक कमेटी के समक्ष बेसिकली ये रिपोर्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाली रखी जानी चाहिए, टेबल की जानी चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए उसको, ताकि पब्लिक अवेयरनेस भी है। ओके, नाउ नंबर 2, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। ऑल्दो अगर आप मेरी वीडियोस विजन न्यूज़पेपर्स की फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही कम आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी होगी। वी एक्चुअली गो इनटू डेप्थ ऑफ एवरीथिंग एंड येट हम बहुत कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, बट ऑल राइट। डेलीगेशन और डेवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए डेलीगेशन का मतलब है कि अपने बिहाफ पे किसी को एम्पावर करना कि मेरे बिहाफ पे आप ये काम कर दो। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे कहते हैं आप मेरी जगह पे साइन कर दो यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी साइनिंग अथॉरिटी किसी को डेलीगेट कर दी थी, सेक्रेटरी को एक डिपार्टमेंट के। वैसे ही जब एक पार्लियामेंट लॉ लेके आती है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लॉ केवल एक विजन होता है, एक मिशन होता है, वहाँ पे सब कुछ नहीं लिखा होता। लॉ के अपने आप कह सकते हैं लिमिट है ना, और टाइम भी तो कम होता है ना पार्लियामेंट के पास, कितना वो बड़ा लॉ बना लेंगे। तो वो बेसिकली एक मिशन है, यानी कि अगर मैंने आपको बोला सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को हटाना है, तो मैं 2013 में उसके ऊपर एक लॉ ले आऊँगी और उसमें बता दूंगी कि हर तरह की वेमेन, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में है, बेसिकली चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कुछ भी, ये मेरा एम है बेसिकली। लेकिन उसको एक्चुअल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो तो रूल्स बनेंगे ना, स्पेसिफिक रूल्स बनाए जाएंगे उसके लिए। तो उसके लिए तो आपको, अब वो पार्लियामेंट तो पूरे दिन होती नहीं है यहाँ पे फ्री बैठी, उनको तो बड़े सारे लॉ बनाने हैं, तो वो आप एग्जीक्यूटिव को
परमानेंट एग्जीक्यूटिव को या और बाकी डिपार्टमेंट्स को वो रूल मेकिंग पावर डेलीगेट कर देते हैं कि देखिए हम आपको अपने बिहाफ पे अलाउ करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एक्ट का, इस पर्टिकुलर लॉ का आप रूल बना सकते हैं. तो दैट इज डेलीगेशन. ओके, यू ऑन योर बिहाफ. नाउ व्हाट इज डेवोल्यूशन? डेवोल्यूशन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि आप बेसिकली अब किसी को जब डिवॉल्व कर रहे हैं पावर, तो आप कह रहे हैं कि अब देखिए फॉर एग्जांपल वाटर मैंने आपको डिवॉल्व कर दिया एक आइटम. अब मिस्टर लोकल गवर्नमेंट, आप वाटर के ऊपर जो लॉ बनाना चाहते हैं, वाटर को कैसे भी गवर्न करना चाहते हैं आप करिए, हम आपको नहीं पूछेंगे कुछ भी, आप ऑटोनमस हैं. ओके, सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ही डेवोल्यूशन के बाद आता है कि हमने आपको डिवॉल्व कर दी पावर खुद को गवर्न करने की इस पर्टिकुलर आइटम में, इस पर्टिकुलर जगह पे. यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. दैट इज डेवोल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया. Now what has happened here? Now Supreme Court has recently said कि देखिए जो delegated legislation है, यानी कि कोई रूल या रेगुलेशन, देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ, इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस आ चुका है GS4 के एक किसी साल के पेपर में. आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली नाउ. ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. अगर आपके पेपर में नहीं भी आएगा तो इसी तरह की बेसिक आपका दिमाग चेक करते हैं इंटरव्यू के लेवल पे. वो आपसे, अगर आपसे उन्होंने कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली और आपको नहीं आती, तो वो आपको कुछ नहीं कहते, उनको फर्क भी नहीं पड़ता. उनको भी नहीं आएगा बहुत कुछ, आप उनको कुछ कह देंगे तो उनको पता है ये बात. पर वो एटलीस्ट आपसे ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंसान 2-3 साल, जितने भी साल लगा के आया है, उसको यही नहीं पता डेलीगेशन, डेवोल्यूशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, रूल्स, रेगुलेशन होता गया, बस रट के आ गया क्या यहाँ तक. तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, यानी कि एक रूल, रेगुलेशन है, इस तरह का जो भी, जिस एक्ट के लिए वो रूल्स बनाए गए हैं, पर वो रूल्स इतने आप रूल्स इतने खुद में ही सक्षम नहीं है कि जो एक्ट को बना कर अलाउड नहीं है, जो एक्ट में का बाउंड्री नहीं है, उस बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाए, है ना. सो द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अल्ट्रा वायर्स इफ यू गो बियॉन्ड द पेरेंट एक्ट इटसेल्फ, एंड इट कैन नॉट ऑफ कोर्स बी गिवन एनी इफेक्ट टू. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है. ओके, इफ इट डज इट इज अल्ट्रा वायर्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता. इट कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट अगर आप अपने पेरेंट एक्ट के ही बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज शुड नॉट सप्लांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एज इट इज स्टेटमेंट लिखी आ जाए तो आपको पता तो होना चाहिए. ऑल्दो ये हम अपनी न्यूज़पेपर की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये केरला का एग्जैक्ट हमने केस डिस्कस किया है वहाँ पे. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है ना, वो केवल सप्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती है एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट को, ना कि उसको रिप्लेस करने के लिए. या सप्लांट मतलब रिप्लेस होता है. ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं. अब यहाँ पे कुछ कुछ केसेस लिखे हैं, सर्कमस्टांसेस लिखे हैं जहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगी. तो देखिए अगर तो जो आपका रूल्स, रेगुलेशंस किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है या किसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है, तो वो बेसिकली आपके इनवैलिड है. अब देखिए जब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो कोई लॉ ही नहीं बन सकता, तो फिर आप रूल कैसे बना देंगे? ये तो बड़ा कॉमन सेंसिकल है. ठीक है, तो दूसरा क्या है, कब आपका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो खारिज हो जाता है? जब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दे अल्ट्रा वायर्स द प्रोविजंस ऑफ द पेरेंट एक्ट एंड फेल टू कंफर्म टू द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट. यानी कि देखिए एक्ट कुछ और कह रहा है, एक्ट का जिस्ट कुछ और है, सोल कुछ और है, आप किसी और ही डायरेक्शन में गए हुए हैं. वो एकदम होलिस्टिकली बेसिकली डील करना चाहता है. अगर एक एक्ट पर्टिकुलरली ये कह रहा है कि हमने विमेन को एम्पावर करना है, तो आप सब्सिडी देके नहीं छोड़ सकते ना विमेन को, आप रूल्स उस तरह के बनाइए. क्या मतलब सब्सटेंसिव लेवल पे उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. ओके, द एग्जीक्यूटिव डिड नॉट हैव द लेजिस्लेटिव competence to frame the said rule. अब देखिए आपने किसी ऐसे एग्जीक्यूटिव को बेसिकली वो रूल मेकिंग पावर दे दी जिसके पास इस तरह का लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस है ही नहीं, इस तरह के भारी रूल्स बना दिए उन्होंने, या फिर जो रूल्स हैं वही आर्बिट्री है, नॉनसेंस है, अनरीजनेबल है, कुछ भी है बस. ठीक है, cannot provide the delegated legislation cannot provide for a retrospective operation. अब देखिए ये यहाँ पे भी ऑफ कोर्स लिखा है कि अगर
अगर तो आपका एक्ट ही यही कहता है, पेरेंट स्टैट्यूट ही यही कहता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं इन रूल्स को, तो ठीक है, पर वैसे ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसा नहीं है, आपके एक्ट ने नहीं बोला, पेरेंट एक्ट ने, कि आप इन तरह के रूल्स को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, तो आप नहीं दे सकते। रूल्स कभी भी मोस्टली आप कह सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं देते। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जो लॉ है वो आया 2022 में है, लेकिन मैं कह दूं कि जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो 2002 से हो रहे हैं। That is unless and until the parent statute itself says that, it is not possible. Okay, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। The Supreme Court has held that the legislature cannot delegate its essential legislative functions. Okay, अब ये बहुत important है। तो legislature है, चाहे वो parliament है, state legislature, जो भी किसी भी लेवल की जो लेजिस्लेचर है, तो वो बेसिकली इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं वो आप किसी एग्जीक्यूटिव को दे नहीं सकते। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि लॉ मेकिंग का मतलब क्या है। 3 ऑर्गन्स बनाए हैं ना संविधान ने। क्या है सरकार का मतलब, क्या है सरकार में 3 स्तंभ होते हैं। ऑफ कोर्स चौथा स्तंभ मीडिया है। खैर, मीडिया को अभी हम साइड पे रखते हैं। तो जो 3 ऑर्गन्स हैं वो है पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और तीनों का अपना अपना काम है। पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग, जुडिशरी का काम है एडजुडिकेटिंग, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंटिंग। तो देखिए, जब एग्जीक्यूटिव का काम इम्प्लीमेंटिंग है तो आप उसको लॉ मेकिंग इस ठीक है, हमने थोड़ा बहुत तो दे दिया, हमें समझ आता है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, पॉसिटी ऑफ टाइम है एंड ऑल ऑफ दैट, और ऑफ कोर्स रीजन टू रीजन चीज़ें वेरी करती हैं, और पार्लियामेंट के हर बंदा हर किसी चीज़ को तो नहीं जानता कि कहाँ टेरेन है, किस तरह का पीडीएस यहाँ पे चलेगा, किस। ठीक है, ऑल राइट, गुड इनफ, एग्जीक्यूटिव को आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दे दी, लेकिन ये नहीं कि पूरा लॉ स्क्रैच से ही वो बनाने में लगे हुए हैं, वो तो आप दे नहीं सकते ना। वो आपका इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है, यू कैन नॉट डेलीगेट इट टू एनी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो ये चीज़ यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ये सारी चीज़ें, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज गिवन पावर्स बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन to make laws in order to implement and administer the requirements of that primary. So this is what delegated legislation is. Okay, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। Of course, due to paucity of time, the legislature limits itself to the policy matters, delegating the task of rule and regulations to the executive or any subordinate to supplement parliamentary statute. Purpose क्या होता है एक delegated legislation का? Flexibility. ओके, कि देखिए रूल्स तो कभी भी बदले जा सकते हैं ना। लॉ पूरा बदलो, उस पर डिबेट करो, ये करो, 36 दिक्कतें, डिस्कशन होगा नहीं होगा, ऑपोजिशन वॉकआउट एंड ऑल दैट, राइट? इट्स डिफिकल्ट, टीडियस। एज फार एज द लॉ इज गुड, इट्स फाइन, इट वाज ब्रॉट अप फॉर अ गुड कॉज। आप रूल्स बदलते रहिए, समय बदल रहा है तो रूल्स बदलिए उसके। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। ओके, रिड्यूसेस प्रेशर ऑन पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स इट डज, क्योंकि मैंने अभी यही चीज़ बोली, सफिशिएंट टाइम। ओके, decentralized and sector specific rule regulation making such as in the sphere of corporate law। तो देखिए वही चीज़ है कि सेक्टर स्पेसिफिक रूल बना। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर एक लॉ आया है और वो लॉ बेसिकली उस लॉ को इम्प्लीमेंट पर्टिकुलर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने करना है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रूल्स बनेंगे ना, सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स बनेंगे, तो वो तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी तो रूल मेकिंग पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इश्यूज़ क्या है डेलीगेटेड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इश्यूज़ ज़्यादा आपको समझ आएंगे रादर देन अगर आप खुद से पढ़ेंगे, रादर देन इसकी अच्छाइयाँ क्या है। ठीक है, तो लो स्क्रूटनी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, स्टैंडिंग कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन in both houses of the parliament is required to study the rules, seek expert। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, just give me a minute। तो देखिए, जो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में एक कमिटी
ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये बेसिकली इसको क्या करना होता है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये रूल्स को स्टडी करे। एक लॉ आया था, उसके लिए रूल्स बने, ठीक है, उसको स्टडी करे, ठीक बने हैं कि नहीं, एक्सपर्ट की बात सुन ले, पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक ही विरोध कर रही है इस तरह के रूल्स का, है ना। तो फिर वो रिपोर्ट बनाते हैं रूल्स के ऊपर, उसको स्टडी करके फिर इस रिपोर्ट को अपने पर्टिकुलर हाउस को सबमिट करते हैं। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर यहाँ दिक्कत क्यों आ रही है, हमने इशू में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि एक स्टडी ये बताती है कि 2008 से 2012 के बीच में टोटल जो बेसिकली 6,985 में से केवल 101 पीसीज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को स्टडी किया गया था, स्क्रूटनाइज किया गया था इन कमिटीज द्वारा, विच इज ऑफ कोर्स आप खुद देखिए ऑलमोस्ट 7,000 में से केवल 100 ही आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को स्टडी करने का आपके पास टाइम था। तो लो स्क्रूटनी, रूल सही भी है कि नहीं हमें तो ये नहीं पता। फ्रीक्वेंसी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बार बार जिन इंटरवल्स पे, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे रूल्स को चेंज करते रहना, आज कुछ और कल सुबह कुछ और, कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटिफाइड इज वेरी हाई। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो आप खुद भी लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कंपनीज एक्ट है 2013, जिसे हम 2013 एक्ट कहते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बेसिकली आप देखेंगे, इसके तहत 56 रूल्स अभी तक आ चुके हैं, 181 सर्कुलर्स आ चुके हैं। आया ही कब है ये एक्ट? इस टाइम में देखिए कितने सर्कुलर्स आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स, सी व्हाट डज डेमोक्रेसी से, एवरी लॉ शुड कम फ्रॉम द पार्लियामेंट। सो डेमोक्रेसी, दिस इज द एडिफिस ऑफ डेमोक्रेसी। सो एन अनइलेक्टेड पर्सन, जिसको जनता ने इलेक्ट नहीं किया, वो रूल्स बनाएगा। तो ये एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के खिलाफ है। अब्यूज ऑफ रूल मेकिंग पावर्स बाय द एग्जीक्यूटिव, फेलियर टू ओवरसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन लीड टू एब्रोगेशन एंड अब्यूज ऑफ। अब देखिए ये ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन, ये कुछ कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको खुद से समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे सजेशंस लिखी है। सजेशन क्या है कि आप पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स को ही अमेंड कर दें, ठीक है, पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स को अमेंड करें, और बेसिकली ये एक रिक्वायरमेंट बन जानी चाहिए कि हर एक रूल का, बेसिकली हर एक रूल को लेके आए, टेबल किया जाए पार्लियामेंट में, उसको वोट किया जाए। रूल चाहिए तो वोट करिए उस पर, ठीक है, तो सही होगा तो वोट उसमें मिलेगा मेजोरिटी का, और फिर उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी मुझे लगता है कि एक आप कह सकते हैं फीजिबल सोल्यूशन नहीं है, बट आप लिख सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। Additional working committees under standing committee on, okay, so what you can do is you have standing committee on subordinate legislation in both the house, we know that, right? अब हमने देखा है कि आपके पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपके पास समय नहीं है, इसीलिए आप 7,000 में से 2008 से 2012 के बीच में आपने केवल 101 बेसिकली के करीब आपने रूल्स को पढ़ा। तो कोई बात नहीं, आप अपने अंडर एडिशनल वर्किंग कमिटीज बना दीजिए ना, अरे काम कीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, रीजंस फॉर द डिले टू ड्राफ्ट द रूल्स विद इन 6 मंथ्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्ट आ गया और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक जैसे CAA और बहुत सारे जब लॉ आए तो इतने प्रोटेस्ट भी हो गए, लेकिन उसके रूल बनने में इतना टाइम लग गया, तो जब तक रूल नहीं आएंगे तो इम्प्लीमेंट कहाँ से होंगे? तो खैर वो तो अभी तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ पेंडिंग ऑल्सो अभी सुप्रीम कोर्ट में। पर एक बस बात है कि एक एक्ट आता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर तो रूल्स आ जाने चाहिए ना ड्राफ्ट करके। रूल्स ही नहीं आते 3-3 4-4 साल तक, तो फिर आप रीज़न बताओ, यू शुड टेल द कमिटी अबाउट इट, बिकॉज यही तो अकाउंटेबिलिटी है ना आफ्टर ऑल। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, पहले तो प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है, ये चीज़ अगेन हम अगर आप वीडियोस देखते हैं न्यूज़पेपर्स की तो आपको ये बात पता है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब है, आप बिल्कुल भी आपके प्रीलिम्स में अगर ये स्टेटमेंट आती है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन में नीचे 4 स्टेटमेंट लिखी है और उसमें से एक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि जो ओपोजिशन पार्टी का कोई भी जो मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में, only that is known as private members bill. No, any member, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, ऑपोजिशन किसी भी पार्टी का हो, जो मिनिस्टर नहीं है और वो एक बिल को इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में, उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं, ठीक है।
तो ये एक बेसिक चीज़ है। और अगेन ये जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम जो KM जोसेफ, जस्टिस KM जोसेफ, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स का केस सुन रहे हैं ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्या प्रशांत भूषण जी और बाकी सीनियर एडवोकेट्स की सजेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स को लेके, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन लेटली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया है एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन ऑन इलेक्शन कमीशन दिस ईयर in your mains. Of course, prelims though is a C, you can get anything there, but mains you are definitely going to get a question on it. एंड क्योंकि आप जानते हैं बहुत एलिगेशंस, पोलिटिसाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है थोड़ा सा जनता के दिल में भी इलेक्शन कमीशन को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो लोगों का ये कहना है कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन कमीशनर को अपॉइंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जब प्रेसिडेंट लिखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना, ठीक है। तो फिर ऑफ कोर्स मतलब किस बात की आप कह सकते हैं इम्पार्शलिटी, और भी बड़े सारे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसीलिए बेसिकली जो एक आपको पता है, ये खैर यहाँ लिखा है कि नहीं, पर ये चीज़ हमने उसमें देखी थी कि एडिटोरियल में, कि बात ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जा रहा है, वो तो नॉनसेंस है। अगर आप उस बात पे डिबेट हो रही है बड़ी सारी जो होती भी हैं, तो वो तो बहुत ही बेकार चीज़ है उसको डिस्कस करना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इम्पार्शियल होने चाहिए। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन रहे हैं ये तो देखिए। बेसिकली जो 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, है ना। तो जो भी सीनियर मोस्ट होते हैं उन 2 में से, इलेक्शन कमिश्नर में से, तो वो बेसिकली प्रमोट होके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल। जब पहले वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होते हैं, तो बेसिकली किस लेवल पे आपको इम्पार्शियलिटी की ज़रूरत है, या फिर अपॉइंटमेंट फेयर होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर के लेवल पे, क्योंकि जब इलेक्शन कमिश्नर ही फेयर माध्यम से इम्पार्शियल इलेक्ट होंगे तो वही तो अपग्रेड होंगे सीनियरिटी लेवल, जो भी फॉलो होता है सीनियरिटी प्रिंसिपल, वही तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे ना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट थोड़ा ना करे जा रहे हैं, अपॉइंट तो इलेक्शन कमिश्नर्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Recently, a private member's bill was introduced in Lok Sabha regarding formation of selection committee for इलेक्शन कमिश्नर्स। तो देखिए ये जो है दिक्कत ही ख़त्म कर देते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का कहना है कि एक सिलेक्शन कमेटी बना देते हैं ना इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए, फिर हमारे दिल से भी निकल जाएगा कि इलेक्शन कमिश्नर सरकार ही अपॉइंट कर रही है। तो ये बेसिकली इसका रैशनल था, to insulate the appointment procedure of election commissioners and mandates that they should not be eligible for any post retirement jobs। देखिए वही चीज़ होती है, एक इंसान करप्शन क्यों करता है, अभी मॉडर्न सेंस में तो आप इसे यही रीज़न देंगे, क्योंकि उसको बेसिकली सरकार का फेवर चाहिए होता है अपनी रिटायरमेंट के बाद, वो भी तो सिक्योर करना है ना। सिक्योरिटी सिर्फ अपनी जॉब तक की तो थोड़ा ना चाहिए। तो इसीलिए तो जब ऑफ कोर्स ये बिल ये कहता है कोई पोस्ट रिटायरमेंट आप जॉब ही नहीं ले सकते सरकार की या कोई भी इधर उधर की ऐसे वाली सरकार से रिलेटेड, तो काम ही खत्म, आप इम्पार्शियल खुद से रहेंगे ही रहेंगे बहुत हद तक। तो ठीक है, इट सीक्स द मेंबर्स ऑफ EC इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स टू बी, वही एक पैनल है, एक पैनल जिसमें ये सारे मेंबर्स होंगे। एक प्राइम मिनिस्टर जो हेड करेंगे हमारे, यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और फ्लोर लीडर इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और फ्लोर लीडर इन राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिकली जब होंगे इस सब में, और ये अपॉइंट करेंगे मिलके मेजोरिटी प्रिंसिपल पे इलेक्शन कमिश्नर्स को। देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है ना, ये आपसे प्रीलिम्स में तो पूछा नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स जब आप अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर पे कोई क्वेश्चन आया, शुड इट बी रेक्टिफाइड और समथिंग इस तरह का, तो आप उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, ये प्राइवेट मेंबर बिल ने इस बॉडी को रेकमेंड किया है, दैट इज इट। इससे ज़्यादा आपका कोई मतलब नहीं है इस प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड, ओके। इट सीक्स, और बिल क्या कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को फिक्स टर्म दे दो 6 साल की, ठीक है, और रीजनल कमिश्नर जो है उनको फिक्स टर्म दे दो 3 साल की, ठीक है। जब फिक्स टेन्योर होता है तो ऑफकोर्स फियरलेसनेस आ जाती है। अगेन सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग पिटिशंस ऑन नीड फॉर रिफॉर्म्स, वही सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है। आर्टिकल 324 आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाता है
कि बेसिकली सुपरिंटेंडेंस और ये सब कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इलेक्शंस, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, राज्यसभा के इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो, ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। पंचायती राज के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाते हैं। बाई चांस आपके प्रीलिम्स में ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें पागल बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी लिख दिया। प्राइम मिनिस्टर का कौन सा इलेक्शन होता है? कहीं कहीं तो इतने रबिश होते हैं ऑप्शंस, पर लोग उसे भी ठीक कर देते हैं। खैर इतना प्रेशर होता है, वो ये अंडरस्टैंड, बट स्टिल। तो जब यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली ये सारे इलेक्शन हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन अभी हमने देखा, जगदीप धनखड़ जी का देखा। अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने करवाया है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। पंचायती राज के इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, ये नहीं करवाते बेसिकली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब होते हैं, डू नॉट टेक इट इन रॉन्ग सेंस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं अंडर द इलेक्शन कमीशनर। और आप ये भी जानते हैं इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशनर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट है 1991 का, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका टेन्योर 6 साल का या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ओके, ये ऑफ कोर्स ये भी आप जानते हैं सैलरी और पर्क्स जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलते हैं। और साथ ही में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आपने वो वीडियोस देखी है न्यूज़पेपर की, तो आपको ये बात पता है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी कैसे बन गई, क्या संविधान प्रोवाइड करता है। अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, संविधान ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। संविधान में बस ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ ये पर्टिकुलर लोगों के इलेक्शन करवाएगी। और कुछ नहीं लिखा संविधान में कि 4 मेंबर होना चाहिए, 6 मेंबर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो देखिए 1950 जब पहली बार हमारा इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, खुद ही में संपूर्ण, ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1990 के करीब, 1989 के करीब आसपास कि 3 मेंबर्स हो गए अचानक से, क्योंकि उस समय पे आपको ये बात पता है राजीव गांधी जी की सरकार ने 21 से 18 एज की थी, राइट, बेसिकली वोटिंग एज, तो एलिजिबिलिटी। तो इसीलिए ऑफ कोर्स अब कितने सारे और लोगों को इतनी शॉर्ट पीरियड पे एनरोल करना, इलेक्टर वोटर आईडी कार्ड वगैरह बांटना, बहुत सारी इस तरह का और स्टाफ की ज़रूरत थी, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी। तो इसीलिए 1989 टू 1990 में 3 मेंबर बॉडी बन गई। अब कुछ ही समय के लिए, बेसिकली आप देख सकते हैं अक्टूबर से जनवरी तक के लिए यहाँ पे ऐसा हुआ था। ऑलराइट, तो यहाँ पे लेकिन फिर दोबारा एक ही मेंबर वाली बॉडी बन गई थी। लेकिन फाइनली फिर 2 जनवरी से 30 सितंबर 1990, अब ये पता नहीं क्या लिखने की कोशिश की है, तो बेसिकली और कुछ समय के लिए एक ही इलेक्शन कमीशन, ये हम देख चुके हैं 1993 में। फिर यानी कि 3 साल बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली वही वाली बॉडी बन गई जो यार राजीव गांधी जी के टाइम पे 3 मेंबर बॉडी बनी थी, जिसमें क्या होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। बेसिकली क्या किया होगा इसके लिए, ये जो एक्ट है ना 1991 का, इसको अमेंड किया था, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। Alright, they enjoy the same status, this we have discussed. The conditions of shall not be varied to visit, ये सब कुछ आप पढ़ते हैं, इसमें तो कुछ है भी नहीं समझाने वाला। Issues related to appointment, role of ruling party. Now this we have discussed, no described prescribed qualification. Of course भाई, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा, तो कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, लीगल, एडुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई एक्सपर्टीज, कुछ भी नहीं, ठीक है। डिफरेंस इन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर से ज़्यादा ये एक बहुत महत्वपूर्ण, आप ये पॉइंट ज़रूर लिखिएगा क्योंकि पब्लिक डोमेन में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कि देखिए क्या है ना, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको, उनके पास तो बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्योंकि उनको रिमूव केवल और केवल एक प्रेसिडेंट के ऑर्डर के माध्यम से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, जैसे इतना मुश्किल है उनको रिमूव करना वैसे। लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं 2, उनको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप करप्शन को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, पता है आपको। पहली बात तो जब मैंने आपको कहा कि
एंट्री लेवल पे यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर लेवल पे सुधार आने की ज़रूरत है ना, वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत है। और साथ ही में जब इन इलेक्शन कमिश्नर को, चलिए ठीक है इम्पार्शियली हुए भी इनके इलेक्शन अपॉइंटमेंट, लेकिन इनको जब डर रहेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे बॉस हैं, इन बॉस ही बन जाते हैं, फिर जब उनके कहने पे आपको रिमूव किया जा सकता है तो आपको तो खतरा रहेगा ही हमेशा। आप हमेशा अलाइन करने की कोशिश करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, चाहे वो पॉलिटिकली उनका टिल्ट हो कहीं पे तो आपको करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी देने की ज़रूरत है। इक्वल बनाइए ना, मल्टी मेंबर बॉडी है तो इक्वल बनाइए, तीनों को एक ही लेवल पे रखिए, ये चीज़ जो अभी नहीं है। ऑफ कोर्स ट्रंकेटेड टेन्योर्स, कोई इलेक्शन कमिश्नर ऐसे नहीं है 2004 से लेके अभी तक जिन्होंने अपने 6 साल का टेन्योर पूरा किया है। तो आप खुद सोचिए, 1-2 साल तो सिर्फ एडजस्ट होने में लग जाते हैं, इतना समय जब आप मतलब, तो वो दिक्कत यहाँ पे है। तो वही सारी चीज़ें इज रिटन योर कोलिजियम टाइप ऑफ बॉडी लेके आइए इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।